फिर पाकिस्तान की आबादी एक दुनिया में compete कर सकेगी फॉर जॉब्स। फिर हमारे नौजवानों के लिए हर चीज पॉसिबल होगी। जब एनर्जी हमारी सस्ती होगी तो मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, हर सेक्टर में पाकिस्तान डोमिनेट करने की पोजीशन में आएगा। एक तरीके की साइनिंग सेरेमनी होगी। हमने देखा है अभी ओवर द वीकेंड कुछ मास्टर एग्रीमेंट जो है वो साइन हुए हैं। इसी तरह जब इन कंपनीज के साथ भी मास्टर एग्रीमेंट साइन होंगे तो इनमें एक्सपेक्टेड है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स की एंटिसिपेशन होगी कि जो पैसे मिलेंगे ये एज अ डिविडेंड जो है वो डिफरेंट कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसमें 3 ट्रांचेस में जो है वो पैसे मिलेंगे। तो और ये जो है वो 1 साल के अंदर जो है वो कंपनी को पैसे मिल जाएंगे। एनर्जी सेक्टर का वेट है KSE 100 इंडेक्स में ये तकरीबन 22.6% है। Any country that has coal reserves will also have a coal lobby pressuring the government to utilise those reserves. But increasingly cost and environmental concerns make such projects unviable in the world. Obviously वो ट्रांचेस में मिलेंगे, उसमें कुछ कैश होगा, कुछ फ्लोटर PIPs होंगे, लेकिन इससे इसकी जो डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी है, अगर आप नंबर्स की बात करें तो नेट रिसीवेबल पर शेयर कैप्को का जो बनता है वो तकरीबन 76 रुपए बनता है। To manufacture all the products in a low-cost country. We think in Pakistan, as you work in aeronautic technology, automotive technology, you have all the capacity to produce the steel structure and the aerolift for New Whirlwind. And in this case, we can imagine to create a plant with all the capability to manufacture the whole product in Pakistan. एक तो जनरली बताइएगा कि कैपिटल मार्केट पे इसका क्या असर होगा, दूसरा थोड़ा सा स्टॉक्स के बारे में बताइएगा। जी सानी साहब, अगर आप ब्रॉडली देखें तो इस वक्त जो एनर्जी सेक्टर का वेट है KSE 100 इंडेक्स में ये तकरीबन 22.6% है, जिसमें जो मेजर वेट है वो E&P कंपनीज का है जो कि 11.6% बनते हैं। इसके बाद जो है वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो IPPs हैं उनका है तकरीबन 5.8%। फिर उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी जिनको हम OMCs कहते हैं उनका तकरीबन 4.5% है और रिमेनिंग 0.6% रिफाइनरीज का है। तो अगर आप ब्रॉडली देखें तो ये 23% है जो कि KSE 100 इंडेक्स में जो है वो इन एनर्जी चेन कंपनी जितनी भी लिस्टेड है उनका वेट बनता है। अगर आप कंपनी वाइज देखते हैं तो जो सबसे हैवी वेट इंडेक्स आइटम है वो है हब पावर कंपनी लिमिटेड है, उसके बाद OGDC है, PPL है, PSO है, और इसी तरह फिर बाकी फर्दर IPPs जो है वो आ जाती हैं। तो ये एक बहुत क्रूशल इशू है जो कि गवर्नमेंट जो है एड्रेस कर रही है। ऑब्वियसली इसका हमारे लिस्टेड सेक्टर और कंपनी से बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, और अगर आप एनर्जी चेन में देखें तो इसके जो मेजर बेनिफिशरीज नजर आते हैं वो प्राइमरीली जो है वो IPP सेक्टर है, जिनके सालों साल से सर्कुलर डेट में जो पैसे जो है वो स्टक हुए थे, जिसकी वजह से उनकी डिविडेंड पेमेंट की कैपेसिटी जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई थी या कुछ हद तक खत्म भी हो गई थी। और उसके साथ साथ जो OMC सेक्टर है और E&P सेक्टर है वो भी इसके मेजर बेनिफिशरीज जो है वो रह सकते हैं। अगर आप किसी एक स्टॉक के बारे में मुझसे पूछते हैं कि ये जो है वो कौन सा मेजर बेनिफिशरी हो सकता है IPP की लिस्टेड स्पेस में, तो वो कोट अड्डू पावर कंपनी है। इसका जो नेट रिसीवेबल पर शेयर है वो तकरीबन 76 रुपीज पर शेयर है, और ऑब्वियसली ये जो सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन होगी विद इन अ ईयर, जिसमें 3 ट्रांचेस में जो है वो पैसे मिलेंगे, तो और ये जो है वो 1 साल के अंदर जो है वो कंपनी को पैसे मिल जाएंगे। ऑब्वियसली वो ट्रांचेस में मिलेंगे, उसमें कुछ कैश होगा, कुछ फ्लोटर PIPs होंगे, लेकिन इससे इसकी जो डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी है वो एक्सपेक्टेड है कि बहुत सिग्निफिकेंटली रोबस्ट हो जाएगी। बट कैन यू शेयर द नंबर्स कि कैप्को में क्या फर्क पड़ने जा रहा है? व्हाट इज इट? कैप्को में ब्रॉडली जो है वो 2 इश्यूज थे। एक तो ये कि इसका पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो इस साल एक्सपायर हो रहा था, विच इज एक्सपेक्टेड कि वो ऑब्वियसली रिन्यू हो जाएगा। और दूसरा मसला उसमें सर्कुलर डेट का बहुत बड़ा था, क्योंकि उसका टेन्योर पूरा हो चुका है और उसके जो भी रिसीवेबल्स हैं गवर्नमेंट के एंड पे वो जो है वो गवर्नमेंट से क्लेम करती है, और ये सर्कुलर डेट की जैसी रेजोल्यूशन होगी तो उसको वो पैसे 1 साल के अरसे में जो है वो मिल जाएंगे। तो अगर आप नंबर्स की बात करें तो नेट रिसीवेबल पर शेयर कैप्को का जो बनता है वो तकरीबन 76 रुपए बनता है। नेट रिसीवेबल से मेरा मतलब ये है कि जो भी उसके गवर्नमेंट के से अकाउंट रिसीवेबल हैं उनमें से आप जो है वो पेबल को माइनस कर दें, और जो शॉर्ट टर्म बोरिंग कंपनी में लीजिए टू फंड इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसको माइनस कर दें,
और उसको नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करें तो ये तकरीबन 76 रुपीज पर शेयर बनता है। तो कैप्को में जो है वो एक अच्छी जो है वो एक्सपेक्टेड है पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड भी। और इसी तरह जो दूसरी आईपीपीज हैं जिसपे निशात पावर हो जाएगा, निशात चुनिया पावर हो जाएगा, पाकजन पावर हो जाएगा, लालपीर पावर हो जाएगा, इसमें भी एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आगे जाते हुए भी कंटिन्यू करेगा। जिस तरह ये चीज मटेरियलाइज होगी, एक तरीके की साइनिंग सेरेमनी होगी, हमने देखा है अभी ओवर द वीकेंड कुछ मास्टर एग्रीमेंट जो है वो साइन हुए हैं। इसी तरह जब इन कंपनीज के साथ भी मास्टर एग्रीमेंट साइन होंगे तो इनमें एक्सपेक्टेड है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स की एंटिसिपेशन होगी कि जो पैसे मिलेंगे ये एज अ डिविडेंड जो है वो डिफरेंट कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सो टेक्निकली इसका नेट इम्पैक्ट इंडेक्स पे आपको किस तरह से नजर आ रहा है? सानी साहब, जो इम्पैक्ट इंडेक्स पे है वो तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि जो पैसे का फ्लो है वो किस तरह चलता है। सिंपल मैथ्स जी सिंपल मैथ्स पे अगर मैं देखूं तो देखें, अगर आईपीपीज में मेजर चंक जाता है और ओएमसीज में जाता है तो आप समझ लें ये तकरीबन 11% इंडेक्स से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें जो मेजर कंपनीज होंगी वो जो जैसे मैंने अभी जिक्र किया कैप्को और निशात पावर, निशात चुनिया पावर, पाकजन, लालपीर और हक्को, इनमें जो है वो बेनिफिशियरी हो सकते हैं ये। और ओएमसीज में जो है वो पीएसओ बहुत मेजर बेनिफिशियरी हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो फ्यूल सप्लायर है इन तमाम कंपनीज का वो मोरलेस ज्यादातर कंपनीज का जो है वो पीएसओ है। अगर ये पैसा का फ्लो जो है वो कुछ ईएनपी कंपनीज में आएगा तो वो उनका वेट काफी ज्यादा है। ईएनपी कंपनीज का वेट हमारे इंडेक्स में टोटल 11.6% है। तो उसमें अगर कुछ पैसे रिलीज टीपीएल और ओजीडीसी के भी होते हैं साथ साथ, तो वो ईएनपी सेक्टर भी है एक्सपेक्टेड है कि वो परफॉर्म करेगा। ओके, ग्रेट। और पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पोटेंशियल पर बेस्ड ऑन के ये एनर्जी क्राइसिस रिजॉल्व हो जाए, सर्कुलर डेट का मसला हल हो जाए। लिसन टू व्हाट डिड ही सेड टू अस, डॉक्टर सलमान शाह। जी, मेरे ख्याल में और मेरी रिकमेंडेशन भी ये है कि हमें जितनी जल्दी हम हो सकता है हमें रिन्यूएबल्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब हमने इम्पोर्टेड एनर्जी से निजात हासिल करनी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऑयल बेस्ड और थर्मल जो कोयले की भी है वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज में लेना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो कॉम्बिनेशन हमारे पास जो होगी वो एक होगा थर कोल, दूसरा हमारा हाइडल और तीसरा हमारा सोलर और रिन्यूएबल। और मेजॉरिटी जो है हमारी पावर की वो सोलर होनी चाहिए। और उसके बाद जो आपकी पीक डिमांड्स पे या ऐसे टाइम पे जहाँ सोलर अवेलेबल नहीं होता तो वो हमारी थर कोल और हाइडल से आनी चाहिए। तो ये निज़ाम में तो हमें अल्टीमेटली जाना ही पड़ेगा कि हमने अपनी रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड एनर्जी को ख़त्म करना है, ना रिड्यूस नहीं करना बल्कि ख़त्म करना है। और सब इंडिजिनस एनर्जी पे चलाना है और सस्ती एनर्जी पे चलाएंगे तो फिर पाकिस्तान की आबादी एक दुनिया में compete कर सकेगी फॉर जॉब्स। फिर हमारे नौजवानों के लिए हर चीज़ पॉसिबल होगी। जब एनर्जी हमारी सस्ती होगी तो मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विसेज हर सेक्टर में पाकिस्तान डोमिनेट करने की पोजीशन में आएगा। सो आई थिंक कि अब ये हमें डेफिनेटली एनर्जी के जो एक तो रिफॉर्म्स करना है कि कम्पेटिटिव एनर्जी सेक्टर बनाना है और दूसरी तरफ हमने इंडिजनाइज करना है सोर्सेज ऑफ फ्यूल को। और हमारे मुल्क में जो दौलत है एनर्जी की वो सोलर भी है, हाइडल भी है, फिर हमारे पास थर है। उसके साथ साथ एक चीज़ जो अभी तक हमारे से डेवलप नहीं हुई वो शेल गैस है, उसमें भी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन डायरेक्शन अब हमारी डोमेस्टिक एनर्जी की तरफ ही जानी है कि हर जो सोर्स है हमारी एनर्जी की वो लोकल होनी चाहिए और हमें इम्पोर्टेड एनर्जी जो है वो फेज आउट करनी पड़ेगी। जो पाकिस्तान में एनर्जी से मुताल्लिक वक्तन फ़वक्तन डोनर्स के लिए रिपोर्ट जारी करता रहता है। सितंबर 2020 रिपोर्ट के जो ऑथर हैं साइमन निकोलस, ही इज़ द डायरेक्टर एशिया
ईफा, इनसे हम बातचीत करेंगे। साइमन, हमारे नाज़रीन के लिए फरमाइए कि पाकिस्तान के लिए कौन सी एनर्जी, कौन सी बिजली जो है वो ज़्यादा मुफीद है? In consideration of whether thermal power or renewable energy is in the best long-term interests of Pakistan, well, wind and solar are already the cheapest sources of new power generation in the country. And lower power generation costs would clearly be of great benefit to the economy and to power consumers. It can also help deal with major issues like circular debt. And of course, there are other benefits of renewables, including no air pollution, no carbon emissions, and the improved energy security that renewables bring. साइमन, ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए मज़ीद फरमाइए थोड़ा सा इख्तिसार के साथ कि सोलर और विंड एनर्जी में से कौन से कारखाने जो हैं, पावर प्लांट्स जो हैं, पावर जनरेटिंग यूनिट्स जो हैं, उनकी लागत कम आती है और कौन सी तरह की बिजली जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है? किस तरह की बिजली में लाइन लॉसेस कम है और जो मुद्दत है कारखाने के लगाने और उसके ऑपरेशनल होने की, किस तरह के कारखाने की नौइयत हो कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो? In terms of which is cheaper, wind or solar, solar appears to be declining in cost even faster than wind at the moment and will probably be the cheapest in the long term. However, Pakistan needs both solar and wind as the two complement each other, given solar only generates during the day. And I think we'll see hybrid wind and solar installations become more common in Pakistan going forward. Another benefit of renewable energy is the fast development and construction times. A coal-fired power plant may take 5 to 6 years to develop. Often it will take even longer than that. There is examples in places like South Africa and Vietnam where the development time frame is over 10 years. In contrast to that, Vietnam, over a 12-month period in 2019, installed around 4 gigawatts of solar with an average construction time of just 275 days. साइमन, आपकी सितंबर 2020 की रिपोर्ट जो है वो काफ़ी सारे लोगों के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। आपने काफ़ी इख्तिसार के साथ इस बात को ज़ोर देकर कहा है कि पाकिस्तान में जो लॉबी है एक ख़ास किस्म की, वो पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा नहीं होने देती। तो आपके ख़्याल में दरअसल में पाकिस्तान का जो सर्कुलर डेट है, पाकिस्तान में जो बिजली का महंगा होना है और पाकिस्तान में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क क्यों बनता जा रहा है या बन गया है कि जहां सस्ती बिजली पैदा होने का सवाल किया नहीं जा सकता, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह? As to the reaction of thermal power investors to increased focus on renewables, well, any country that has coal reserves will also have a coal lobby pressuring the government to utilise those reserves. But increasingly cost and environmental concerns make such projects unviable around the world. However, power demand in Pakistan is set to grow for decades. If focus switches from thermal to renewable developments, new renewable energy projects won't replace newly built thermal power plants. They will be additional to meet growing power demand. साइमन, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय, थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बातचीत कर रहे थे साइमन निकोलस से, जो कि ईफा के फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं फॉर द एशिया रीजन, और पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने सितंबर 2020 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इज़ अमंग्स द कंट्रीज़ विच प्रोड्यूस एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में हमें ये भी बताया कि पाकिस्तान में जो सर्कुलर डेट है उसके पीछे बुनियादी मसला भी महंगी बिजली का है। सो महंगी बिजली बनाने वालों की लॉबी का भी उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने आखिर में हमें ये बताया कि पाकिस्तान के जो एनर्जी के मसाइल हैं, पाकिस्तान में तरक्की ना होने की वजूहात जो हैं, उसमें सबसे बड़ी जो है वो महंगी बिजली है, जिसकी वजह से हमारे गुड्स एंड सर्विसेज महंगी होती हैं और पाकिस्तान जो है
वो दुनिया में अनकम्पेटिटिव होता जा रहा है और पाकिस्तानी मसनूआत जो हैं वो महंगी होती चली जा रही हैं। पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी, विंड और सोलर एनर्जी का क्या फ्यूचर है, पाकिस्तान में ये क्यों नहीं होता, ये तो हमने देख लिया। मगर हम अपने जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के वज़रा हैं और जो करता धरता है हमारे मुल्क के, उनकी नॉलेज के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए हम थोड़े से फैक्ट शेयर कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि दुनिया में विंड और सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के मामलात कैसे चल रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है। इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में आज दावत दी। हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो हैं मिस्टर एरिक। ये न्यू वर्ल्ड विंड एक टेक्नोलॉजी है, एक फर्म है विच इज़ अ फ्रेंच बेस्ड कंपनी। इन्होंने दुनिया में काफ़ी सारा काम किया हुआ है एंड दे आर नाउ लुकिंग टू कम टू पाकिस्तान। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और हम आपके साथ भी शेयर करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान दरअसल जो कि घर है 2 विंड कॉरिडोर्स का, पाकिस्तान घर है सहराए थर का, जहाँ पे बहुत बड़ी सोलर एनर्जी है, चोलिस्तान का जहाँ बहुत बड़ी अगेन सोलर एनर्जी है, और विंड कॉरिडोर्स का तो हम जानते हैं। सो नाउ वी शुड नो कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो सकता है। मिस्टर एरिक, वेलकम टू द शो। Thank you very much, Sandy. Thank you, and thank you for introduction. Great, great. Mr. Eric, we would want you to introduce yourself to our viewers and also share as to what is this wind energy, what is this renewable energy, why there is a standard saying that these type of renewable energies are the cheapest, and why I know you know a lot about our country and why this cheaper energy is not coming to Pakistan and how can it come? Okay, wonderful. So I'm going to introduce quickly myself. I am Luc Eric Riet, French guy. I am 61 years old and I am in aeronautic engineer graduate. I bought all the assets and the patent of the technology New World Wind 4 years ago inside my industrial group, and with the target to develop this technology all over the world. Why the Pakistan could be a good market and why Pakistan can introduce this technology. You must understand that the added value on the product is on aerolift. They are small turbine, micro turbine. They work with wind, and start to produce electricity with a very low speed wind, 2.5 meters by second. 2.5 meters by second is almost 8 kilometers by second or 1 mile, 5 miles, sorry, Okay. By hour. So it is very interesting because we can develop this technology everywhere in the world and we can install always our product. It seems like a tree, and that's the reason we call it the wind tree, or on the roof of building. Like that, we can propose immediately at the best cost energy close to the final customer. Okay, so Eric, how about the cost in installing this product and how about its variant? For example, if there is a small house, can that small house use it? And for example, there is a distribution company which needs 20 megawatts of the electricity. So can we have a large unit which could produce up to 20 or 50 megawatt of electricity? Okay, I'm going to explain. Firstly, with the European standard, one wind tree with 36 aerolifts can cover 80% of the need of electricity for an house with 4 people except heater. In fact, we can cover 80% of needs for a family. About industry, we can develop all over the localization we decide in the world, the installation of aerolift to promote from 300 watts to many kilowatts. In fact, as we develop micro turbine, it is very interesting and very relevant to imagine we can put a forest of aerolift, close the industry,
Like that, we can provide maybe 30, 50, 70% of the needs of energy. It is very simple because we do not need to have a lot of work construction to give the electricity from the aeroleaf to the plant, and we can promote this system close the situation where we need the electricity. That is a big difference between our technology and the other technology like the solar panels or like the big windmill we can find all over the hill in the world. We have standard technology, very simple to erect, with scalability about this the aeroleaf we can install close the customer. Eric, it is generally said about wind energy or the solar energy that it doesn't have the potential of line losses. We lose a lot because of the line losses. 50% of the energy is said to be lost during the transmission. So why it is being said that there are less line losses in the renewable energy? Okay. In fact, with our technology, as I told you, we install the aeroleaf very close to the final customer. For example, if we imagine the erection of a wind tree inside the city, our target is to provide energy alongside this wind tree. For example, for car charger, for a bike charger, for computer charger, for street lamps, etc., etc. So there is not line losses because the energy provided by the wind tree or the aeroleaf could be directly used by the final customers without work and without line losses. The problem with the solar panel we can find all over the world or the big windmill, they are very far from the customers, and we need to pull some line to bring the energy from the local where we produce it to the local where we are going to use it. Our technology is quite different. We use the energy we provide and we produce close to the final customer. That's the reason we save cost and we save line losses. That's the originality of our technology. That is the first point. The second point, because we can install those technology close the customers inside the city, our technology is without noise. We do not provide any noise. We are silent. And the second thing, we are bird friendly. We do not kill birds. That's the reason we can install aeroleaf on the roof of building. They can use the best condition about the wind speed to produce the maximum energy each by one, and in the total silence and without impact on the nature regarding the bird, for example. Okay, great. So, Eric, how much, weight does a wind tree has? Because if you're saying that this is to be installed on the roof of an apartment or a house, so what material does it uses? Okay, for the wind tree with the structure, it is steel materials protected by galvanization and painting. And on the each branch, we put aeroleaf. They are composed with AZA plastic. The particularity of the AZA, it is a strong material. It can resist about the UV against ultraviolet, and we can recyclable it. The lifetime for this material is almost 20 years, and after 20 years, we can reuse this product. We can have small part of plastic, and we can re-inject the plastic in the same condition. That's the reason we can say that our wind tree is totally recyclable with the steel and with the AZA plastic. Great. So, Eric, tell us about further as to out of France, in which countries you are present, and what are your plans for Pakistan? Okay. Actually, we are more or less 32 representation all over the world. We open one subsidiary in New York City, USA, and another one in Delhi, New Delhi, India. We are present in Spain, England, all over Europe,
in Abu Dhabi, Kuwait City, Lebanon, Jordania, etc. So we have a complete position all over the world. About Pakistan, we have two targets. First target, it's a market target because we think in Pakistan you have many needs about renewable energy, and our product, the Aerolift, can give you the target to reduce your dependence regarding the coal and the fuel energy, and we can produce with renewable energy in a good situation new electricity. That is the first point, the first target. The second one, we want to open a plant to manufacture all the products in a low-cost country. We think in Pakistan, as you work in aeronautic technology, automotive technology, you have all the capacity to produce the steel structure and the Aerolift for newer wind. And in this case, we can imagine to create a plant with all the capability to manufacture the whole product in Pakistan. Okay, great. So, Mr. Eric, in the last, we would want you to give a message to our businessmen, to our venture capitalists and the government. If you were to say something, what would be your message? So, I can say one thing. We have a term about the evolution of the world. You can see with the COVID-19 pandemic, we have a lot of challenge to reach. One of these is to preserve the environment and to preserve our planet. With our technology, we develop renewable energy with the wind, but we are going to integrate inside our Aerolift the possibility to depollute the air. It will be a very, very relevant, clever, and efficient product. So if you can help us to develop the plant in Pakistan to manufacture our product, sure, we can have altogether a very, very big success regarding this product and regarding what we can do for the planet.